क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज हम जिन आधुनिक लोकतांत्रिक अधिकारों का बड़े गर्व से इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब जैसे वोट देने का अधिकार या सबको बराबर शिक्षा का अधिकार, इनकी शुरुआत किसी पश्चिमी देश में नहीं हुई थी। और ना ही ये अचानक से किसी संविधान की किताब में प्रकट हो गए थे। बिल्कुल। असल में इन अधिकारों की नींव भारत में ही रखी गई थी और इसको तैयार करने वाले थे 17वीं सदी के एक सम्राट, 19वीं सदी में एक माली परिवार में जन्मे महान विचारक और 20वीं सदी के एक रियासती शासक। ये सच में एक बहुत ही सही और चौंकाने वाला नजरिया है, क्योंकि हम अक्सर नतीजों को देखते हैं। मतलब जो अधिकार हमें मिल चुके हैं हम उन्हें तो देखते हैं, पर उस लंबी और बेहद जटिल प्रक्रिया को भूल जाते हैं जिसने उन नतीजों को आकार दिया। सही बात है। यानी एक तैयार खूबसूरत इमारत को देखकर हम खुश तो होते हैं, पर उस इमारत की नींव में जो पत्थर लगे हैं और उन पत्थरों ने जो पीढ़ियों तक दबाव झेला है, उसे महसूस नहीं कर पाते। एकदम सही कहा। और इसीलिए द डीप डाइव के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक और वैचारिक सफर पर निकलने वाले हैं। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही शानदार और गहन शोध लेख है जिसे डॉक्टर राहुल खरात ने लिखा है। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया लेख है। और इसके साथ ही हमारे पास एक बेहद प्रभावशाली चित्र भी है। इस चित्र पर एक पंक्ति लिखी है, समातेच्या वाटेवरचे महान समाज सुधारक, जिसका हिंदी में मतलब होता है समानता के मार्ग पर महान समाज सुधारक। इस तस्वीर में छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज और महात्मा ज्योतिराव फूले एक साथ दर्शाए गए हैं। ये चित्र और डॉक्टर खरात का ये शोध लेख दोनों मिलकर एक बहुत ही गहरे और अक्सर अनदेखे विषय की ओर इशारा करते हैं। ये विषय है वैचारिक उत्तराधिकार, यानी आइडियोलॉजिकल डिसेंट का। ये लेख बहुत ही तार्किक ढंग से ये स्थापित करता है कि कैसे महात्मा फूले और शाहू महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के केवल ऐतिहासिक प्रशंसक नहीं थे, वे उनके सच्चे वैचारिक उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने उनके काम को अपने अपने समय की चुनौतियों के अनुसार आगे बढ़ाया। और आज के हमारी इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य, यहाँ कहें कि हमारा मिशन भी यही है, हमें ये डिकोड करना है कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये वैचारिक श्रृंखला असल में बनी कैसे। राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसे स्वराज्य कहा गया, वहां से लेकर सामाजिक मुक्ति और अंततः आज के आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र तक का ये सफर कैसे तय हुआ। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर इस पूरी सामाजिक समानता की इमारत को खड़ा किया गया, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीतिक न्याय प्रणाली। अगर हम इसको 17वीं शताब्दी के व्यापक संदर्भ में देखें तो वो भारत में एक भारी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर था। हर तरफ सामंती व्यवस्था का बोलबाला था। अच्छा। ऐसे समय में शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। अब यहाँ स्वराज्य शब्द के पीछे के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। राइट। ये केवल एक राजा का किसी दूसरे राजा के क्षेत्र पर कब्जा करने का खेल नहीं था। ये रैयत का राज्य था। रैयत यानी आम जनता। रुके, यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। आप कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने एक लोकतांत्रिक सामाजिक समानता की नींव रखी, लेकिन वो तो एक राजा थे ना। राजशाही या मोनार्की का तो पूरा का पूरा सिद्धांत ही असमानता और खून के रिश्तों पर आधारित होता है। सही बात है। तो एक राजा जिसके पास असीमित शक्तियां हैं, वो भला उस आंदोलन का शुरुआती बिंदु कैसे हो सकता है जो आगे चलकर लोकतांत्रिक सामाजिक समानता के लिए लड़ने वाला है? क्या ये अपने आप में एक विरोधाभास नहीं है? ये बहुत ही शानदार और वाजिब सवाल है, और यहीं पर डॉक्टर खरात का लेख उस तंत्र या मैकेनिज्म को स्पष्ट करता है कि आखिर शिवाजी महाराज अलग कैसे थे। देखिए, उस दौर में एक व्यवस्था चलती थी जिसे वतनदारी कहते थे। वतनदारी? हाँ, वतनदार वो सामंत या जमींदार होते थे जिनके पास अपनी निजी सेनाएं होती थीं और वे किसानों से मनमाना टैक्स वसूलते थे। वे आम जनता के लिए किसी तानाशाह से कम नहीं थे। शिवाजी महाराज ने इस सत्ता के विकेंद्रीकरण और सामंती शोषण को तोड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सीधे तौर पर कर वसूलेगा और जो भी अधिकारी होंगे उन्हें जमीन के टुकड़े नहीं
बल्कि नकद वेतन दिया जाएगा। मतलब उन्होंने बिचौलियों को खत्म कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने आम किसान को स्थानीय तानाशाहों के चंगुल से आजाद किया। जब हम कहते हैं कि उन्होंने न्याय सुनिश्चित किया, तो उसका मतलब सिर्फ दरबार में बैठकर फैसले सुनाना नहीं था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि न्याय केवल कुछ खास उच्च वर्गों की जागीर ना रहे। राइट। उनके शासन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े नियम थे। किसानों की फसल के एक तिनके को भी नुकसान न पहुंचाने के सैन्य आदेश थे। वाह। ये सब उस युग में हो रहा था जब आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं समझी जाती थी। उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक ढांचा खड़ा किया जहां आम इंसान बाहरी हमलों और आंतरिक सामंती शोषण से सुरक्षित महसूस कर सके। अच्छा, चलिए इसको आज की भाषा में एक उपमा से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। मान लीजिए कि शिवाजी महाराज ने एक बहुत ही सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस कोड लिख दिया था। हाँ, ये अच्छी उपमा है। उन्होंने एक ऐसा मजबूत सिस्टम खड़ा किया जिसकी बाहरी फायरवॉल बहुत तगड़ी थी, जो बाहरी वायरस या हमलों से आम आदमी को बचा रही थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो क्या? उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा था, वो जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के बहुत बड़े बग्स या खामियों से भरा हुआ था। दीवारें तो सुरक्षित थीं, लेकिन घर के अंदर रहने वाले लोगों के बीच जो सामाजिक असमानता की सदियों पुरानी दरारें थीं, उन्हें कैसे भरा गया? क्या सटीक तुलना किया आपने, ये बिल्कुल ऐसा ही था। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर न्याय सुनिश्चित कर दिया गया था, लेकिन जो सामाजिक और जातीय व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी, वो अपनी जगह कायम थी। जो असमानता लोगों के मनों में, धर्म ग्रंथों में और समाज की संरचना में गहराई तक जड़े जमाए बैठी थी, उसे एक झटके में किसी प्रशासनिक आदेश से नहीं बदला जा सकता था। उसके लिए एक वैचारिक क्रांति की जरूरत थी। राइट। एक ऐसे वैचारिक पार्ट की जरूरत थी जो सिस्टम को भीतर से ठीक कर सके। और यहीं पर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। यही एंट्री होती है हमारे दूसरे महान समाज सुधारक की, यानी महात्मा ज्योतिराव फूले के। बिल्कुल। और पता है, ये हिस्सा मेरे लिए निजी तौर पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि महात्मा फूले किसी राजवंश से नहीं आते थे। उनके पास ना तो कोई सेना थी और ना ही वे शिवाजी महाराज के बायोलॉजिकल वंशज थे। उनके पास कोई राजशाही खजाना भी नहीं था। सही बात है। फिर भी डॉक्टर खरात का ये शोध उन्हें शिवाजी महाराज का सबसे सच्चा वैचारिक उत्तराधिकारी मानता है। और यही इस पूरे शोध का सबसे खूबसूरत और गहरा वैचारिक बिंदु है। महात्मा फूले ने 19वीं सदी में जो किया, वो राजनीतिक स्वराज्य को सामाजिक स्वराज्य में बदलने का काम था। अच्छा। उन्होंने ये बहुत स्पष्ट रूप से पहचान लिया था कि अगर समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने ही समाज के एक छोटे से हिस्से द्वारा दबाया जा रहा है, तो कोई भी राजनीतिक सुरक्षा बेमानी है। समाज के भीतर मौजूद इस गहरे भेदभाव से लड़े बिना सच्चा स्वराज्य आ ही नहीं सकता। तो एक तरह से उन्होंने स्वराज्य की परिभाषा को ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तब तक स्वराज्य का मतलब सिर्फ इतना था कि विदेशी अंग्रेजों का शासन खत्म हो और हमारी अपनी सत्ता हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फूले ने कहा कि रुकिए, असली आजादी वो नहीं है। असली स्वराज्य तो तब आएगा जब हमें समाज के अंदर मौजूद इस ब्राह्मणवादी वर्चस्व, जातीय उत्पीड़न और सामाजिक शोषण से मुक्ति मिलेगी। एकदम सही कहा। और उन्होंने केवल ये दर्शन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसको जमीन पर उतारने के लिए सबसे बड़ी चोट वहां की जहां से ये सारा वर्चस्व पैदा होता था, और वो था ज्ञान पर एक अधिकार, यानी मोनोपोली ऑन नॉलेज। राइट। सदियों से शिक्षा और ज्ञान पर केवल एक विशिष्ट वर्ग का कब्जा था। फूले ने इस एकाधिकार को तोड़ने का फैसला किया। इसी सोच के साथ 1848 में पुणे में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। और ये कोई आसान काम नहीं था। हम अक्सर इतिहास में पढ़ लेते हैं कि उन्होंने स्कूल खोला, जैसे मानो किसी ने रिबन काटा और स्कूल शुरू हो गया। लेकिन हमें उस घर्षण, उस भयानक विरोध को समझना होगा। बिल्कुल। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल पढ़ाने जाती थीं, तो उनके ऊपर समाज के कट्टरपंथी लोग सचमुच में गोबर, कीचड़ और पत्थर फेंकते थे। उन्हें अपने साथ एक साड़ी अलग से लेकर जानी पड़ती थी। ये उस वैचारिक संघर्ष की
वास्तविक कीमत थी जो वे चुका रहे थे। ये जो घर्षण आपने बताया, यही तो सामाजिक क्रांति का प्रमाण है। फुले ये भली भांति जानते थे कि जब तक समाज के सबसे निचले तबके को, जिसमें दलित, महिलाएं और किसान शामिल हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे। हाँ, शिक्षा उनके लिए साक्षरता का अभियान नहीं था, ये स्टेटस को यानी यथास्थिति को तोड़ने का एक हथियार था। और इसके बाद उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके नाम में ही एक पूरी की पूरी क्रांति छिपी है, सत्य की खोज करने वाला समाज। सही बात है। उन्होंने लोगों से कहा कि जो कुछ भी तुम्हें धर्म या परंपरा के नाम पर सदियों से बताया जा रहा है, उसे आंख मूंद कर मत मानिए, अपने सत्य की खोज खुद कीजिए। सत्यशोधक समाज का मुख्य तंत्र ही यही था। निचली जातियों को ये समझाया जाए कि वे किसी ईश्वरीय विधान के कारण पिछड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये एक इंसानी व्यवस्था द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा है। फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी में इस बात को बहुत ही तार्किक ढंग से बेनकाब किया। उन्होंने बताया कि कैसे धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल सदियों से लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए किया गया। वाह! और बात सिर्फ जाति तक सीमित नहीं थी। उनकी एक और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है शेतकऱ्याचा असूद, जिसका अर्थ होता है किसानों का कोड़ा। अच्छा। इसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे नौकरशाही, धर्म और बाजार तीनों मिलकर एक आम किसान का आर्थिक और सामाजिक शोषण कर रहे हैं। तो अगर हम इसको समेटें तो महात्मा फूले ने राजकीय स्वतंत्रता यानी राजनीतिक आज़ादी को पूरी तरह से सामाजिक स्वतंत्रता यानी सामाजिक आज़ादी में बदल दिया। उन्होंने ये स्थापित किया कि गरिमा या डिग्निटी कुछ खास लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि ये हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। एकदम सही। अब तक की कहानी में हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने एक मजबूत और सुरक्षित राजनीतिक ढांचा दिया। फिर महात्मा फूले ने उस ढांचे के भीतर मौजूद कमियों को पहचाना और सामाजिक समानता की एक शक्तिशाली विचारधारा का निर्माण किया, लोगों में जागरूकता फैलाई। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप कितने भी स्कूल खोल लें, कितने भी किताबें लिख लें या लोगों को कितना भी जागरूक कर लें, अगर समाज के नियम और कानून उन पुराने कट्टरपंथियों के हाथ में ही रहें, तो एक कठोर और भेदभावपूर्ण व्यवस्था को वास्तव में बदला कैसे जा सकता है? विचारों को हकीकत में बदलने के लिए तो राज्य की सत्ता की संस्थागत शक्ति की जरूरत होती है। ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है और आपके इसी सवाल के जवाब के रूप में हमारी इस वैचारिक श्रृंखला के तीसरे महापुरुष का प्रवेश होता है, यानी राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। अच्छा। महात्मा फूले के विचारों को केवल समाज में तैरने देने के बजाय उन्हें राज्य की नीतियों में ढालने का ऐतिहासिक काम शाहू महाराज ने किया। ये कहानी सच में बहुत ही दिलचस्प लगती है मुझे। शाहू महाराज शिवाजी महाराज के सीधे बायोलॉजिकल वंशज थे। उनके पास सत्ता थी, ताज था, लेकिन वैचारिक रूप से वे महात्मा फूले के छात्र थे। एकदम सही। और उन्होंने फूले के विचारों को केवल सराहा नहीं, बल्कि एक प्रशासक के रूप में उन्हें लागू किया। इसे समझने के लिए हमें उस घर्षण को देखना होगा जिसका सामना खुद शाहू महाराज को करना पड़ा था। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का जिक्र करना जरूरी है, जिसे वेदोक्ता विवाद कहा जाता है। हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। ये वही घटना है ना जब खुद एक राजा को उनके पुरोहितों ने अपमानित किया था? बिल्कुल। कोल्हापुर के राजा होने के बावजूद जब शाहू महाराज नदी पर स्नान कर रहे थे, तो उनके राजपुरोहित ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने से मना कर दिया। बाप रे! पुरोहित का तर्क था कि शाहू महाराज ब्राह्मण नहीं हैं, इसलिए उन्हें वैदिक मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है, उनके लिए केवल पौराणिक मंत्र पढ़े जाएंगे। इस एक घटना ने शाहू महाराज को झकझोर कर रख दिया। वाह! उन्होंने सोचा कि अगर एक राजा के साथ उसकी जाति के कारण इतना भेदभाव हो सकता है, तो मेरे राज्य में रहने वाले एक आम दलित, पिछड़े या किसान के साथ ये व्यवस्था रोजाना कैसा बर्ताव करती होगी। ये वो अहम मोमेंट था जहां सत्ता और सामाजिक सुधार का संगम हुआ। उस एक अपमान ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि केवल अच्छे विचार होना समाज बदलने के लिए काफी नहीं है, व्यवस्था को अंदर से बदलना होगा।
और व्यवस्था को अंदर से बदलने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया उसने भारत के इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। 1902 में शाहू महाराज ने अपने कोल्हापुर राज्य के प्रशासन में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया। जरा उस समय के दरबार की कल्पना कीजिए। मैं तो सोचकर ही हैरान रह जाती हूँ कि उस वक्त उनके दरबार का माहौल कितना तनावपूर्ण रहा होगा। हाँ बिल्कुल। शाहू महाराज के प्रशासन में जो उच्च पदों पर बैठे एलीट या कुलीन वर्ग के लोग थे, उनके सामने जब महाराज ने ये ऐलान किया होगा कि अब से आधी नौकरियां पिछड़े वर्गों को मिलेंगी, तो उन चेहरों के भाव देखने लायक रहे होंगे। वो माहौल निश्चित रूप से बहुत उथल-पुथल भरा रहा होगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि शाहू महाराज ने ये आरक्षण केवल नौकरियां बांटने के लिए नहीं किया था। तो फिर इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत गहरा था। उस समय प्रशासन, खुफिया जानकारी जुटाना, कर वसूलना और न्याय देना, इन सभी महत्वपूर्ण तंत्रों पर केवल एक ही उच्च वर्ग का एकाधिकार था। राइट। जब प्रशासन का हर व्यक्ति एक ही मानसिकता और एक ही वर्ग से आता है, तो न्याय कैसे हो सकता है? शाहू महाराज ने बहुजन समाज के लोगों को प्रशासन में लाकर उस एकाधिकार को तोड़ दिया। उन्होंने राज्य के पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से रिवायर कर दिया। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। और इसके साथ ही उन्होंने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की भी शुरुआत की। हाँ, वो भी बहुत जरूरी था। उन्होंने ये भी देखा कि ग्रामीण इलाकों से पिछड़े वर्ग के बच्चे शहर में पढ़ने तो आना चाहते हैं, लेकिन छुआछूत के कारण उन्हें कोई रहने की जगह नहीं देता। इसीलिए उन्होंने हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल बनवाए। ये फूले के विचारों का सीधा संस्थागत रूप था, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल जस्टिस कह सकते हैं। शाहू महाराज ने अपने प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि जब तक नीतियों में न्याय नहीं होगा, संस्थागत न्याय नहीं होगा, तब तक सामाजिक समानता केवल कागजों पर एक सपना ही रह जाती है। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक श्रृंखला बन जाती है। शिवाजी महाराज ने एक सुरक्षित राजनीतिक ढांचा यानी पॉलिटिकल जस्टिस खड़ा किया। फिर महात्मा फूले ने उस ढांचे के भीतर मौजूद सामाजिक बीमारियों को दूर करने के लिए सोशल जस्टिस की एक मजबूत विचारधारा दी। सही कहा। और उसके बाद शाहू महाराज ने उस विचारधारा को राज्य के कानूनों और नीतियों में बदलकर इंस्टीट्यूशनल जस्टिस सुनिश्चित किया। ऐसा लगता है जैसे एक पूरी रिले रेस चल रही थी, जहां एक महापुरुष ने दूसरे महापुरुष को सामाजिक सुधार का बैटॉन पास किया। एकदम सही उपमा है ये। महाराष्ट्र से उठी ये लहरें केवल एक राज्य या एक सदी तक सीमित नहीं रहीं। बिल्कुल नहीं। इस पूरी वैचारिक श्रृंखला का सबसे बड़ा प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ा, जिसने इस पूरे संघर्ष को आधुनिक भारत के ढांचे में पिरोया, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हाँ। ये कोई संयोग नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा फूले को अपना गुरु मानते थे। बिल्कुल, उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि उनके 3 ही गुरु हैं, बुद्धा, कबीर और महात्मा फूले। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस 3 स्तरीय वैचारिक श्रृंखला को एक नए और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। जो काम शिवाजी महाराज, फूले और शाहू महाराज ने एक क्षेत्र विशेष में किया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे भारत के संविधान के रूप में पूरे देश के लिए एक कानूनी ढांचा बना दिया। वाह। फूले ने जो कहा था कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है, उसी विचार को अम्बेडकर ने अपने दर्शन शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शाहू महाराज ने जो आरक्षण नीतियां अपनी रियासत में लागू की थी, अम्बेडकर ने उसी संस्थागत न्याय के सिद्धांत को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में स्थापित कर दिया। ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक और पहलू है जो बार बार उभर कर सामने आ रहा है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है आर्थिक न्याय। ये सिर्फ सामाजिक छुआछूत मिटाने की लड़ाई नहीं थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर हम इस पूरी श्रृंखला को देखें तो ये आर्थिक न्याय को भी उतनी ही केंद्रित हैं। शिवाजी महाराज की वतनदारी प्रथा को खत्म करके किसानों को सीधी राहत देना आर्थिक न्याय था। महात्मा फूले का शेतकरिया था असूल लिखना, जिसमें किसानों के आर्थिक शोषण का पूरा हिसाब किताब था, वो आर्थिक न्याय की मांग थी। सही बात है। और फिर शाहू महाराज द्वारा किसानों की मदद के लिए सहकारिता या कोऑपरेटिव्स की शुरुआत करना, राधानगरी बांध बनवाना,
ताकि किसानों को खेती के लिए पानी मिल सके। ये सब रोटी रोजगार और संसाधनों पर समान अधिकार की लड़ाई थी। यानी ये एक होलिस्टिक या समग्र दृष्टिकोण था। हम अक्सर फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं जिसने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार दिया। हाँ, लेकिन हमारे अपने इतिहास में इन अमूर्त विचारों को जमीन पर उतारने का, उन्हें भारतीय समाज की जटिलताओं के अनुरूप ढालने का काम इस वैचारिक श्रृंखला ने किया है। और यही इस शोध लेख का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। आज जब हम संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात पढ़ते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये केवल कुछ वकीलों द्वारा लिखे गए शब्द नहीं हैं। राइट। ये शिवाजी महाराज, फूले और शाहू महाराज की पीढ़ियों के संघर्ष का ही आधुनिक और कानूनी रूप है। ये सच में एक आंखें खोलने वाला सफर रहा है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेटने की कोशिश करें तो हमने देखा कि कैसे अधिकारों की ये पूरी संरचना एक तार्किक तरीके से विकसित हुई। बिल्कुल। शिवाजी महाराज के रैयत के राज्य ने ये स्थापित किया कि सत्ता जनता के लिए होनी चाहिए, न कि जनता सत्ता के लिए। फिर महात्मा फूले ने शिक्षा और सत्य की खोज के जरिए समाज की उन अदृश्य बेड़ियों पर प्रहार किया जो ज्ञान पर एकाधिकार और जाति के रूप में मौजूद थीं। एकदम सही। इसके बाद शाहू महाराज ने राज्य की शक्ति का उपयोग करते हुए उन वैचारिक सुधारों को आरक्षण और अनिवार्य शिक्षा जैसी नीतियों के जरिए एक संस्थागत रूप दिया। और इसी मजबूत नींव पर डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे आधुनिक संविधान का निर्माण किया। और इस विश्लेषण को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए इसका सबसे बड़ा अर्थ यही है कि ये इतिहास केवल अतीत के पन्नों में दबी हुई कोई कहानी नहीं है। आज जब कोई महिला एक मल्टीनेशनल कंपनी में बॉस की कुर्सी पर बैठती है या समाज के किसी हाशिए से आने वाला छात्र जब यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री लेता है तो वे अनजाने में ही सही 1848 में पुणे में खोले गए उस पहले स्कूल और 1902 में लागू की गई उस आरक्षण नीति का ही फल भुगत रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारे आज के सामान्य से लगने वाले अधिकार असल में पीढ़ियों के घर्षण और वैचारिक संघर्ष की कीमत चुकाकर हासिल किए गए हैं। सही कहा। अधिकार कभी भी तश्तरी में सजाकर नहीं मिलते, वे संघर्ष से अर्जित किए जाते हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करने से पहले हम सोचने के लिए एक विचार देकर जाना चाहते हैं। हाँ, जरूर। महात्मा फूले ने 19वीं शताब्दी में बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से स्वराज की परिभाषा को बदला था। उन्होंने इसे केवल विदेशी आक्रांताओं या ब्रिटिश सत्ता से आजादी तक सीमित नहीं रखा, बिल्कुल, बल्कि इसे जातिगत और लैंगिक आजादी तक विस्तारित कर दिया था। उन्होंने उस समय के समाज की उन अदृश्य लेकिन सबसे मजबूत बेड़ियों को पहचाना और उन्हें तोड़ने का रास्ता दिखाया। अब जरा आज के समय के बारे में सोचिए। right. आज हम एक आधुनिक तकनीक से संचालित और डिजिटल युग में जी रहे हैं। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, लेकिन आज के इस समाज में ऐसी कौन सी नई अदृश्य बेड़ियां या असमानताएं मौजूद हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या वे डिजिटल डिवाइड के रूप में हैं? क्या वे आर्थिक असमानता के नए रूपों में हैं? या फिर सूचनाओं पर किसी नए एकाधिकार के रूप में? आज के इस दौर में उन नई बेड़ियों को तोड़ने और एक सच्चे समावेशी समाज के निर्माण के लिए हमें स्वराज्य की अपनी परिभाषा को किस तरह से फिर से गढ़ने की आवश्यकता है। सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जो उस 19वीं सदी के ऐतिहासिक विचार को आज के हमारे वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। इस पर जरूर सोचिएगा।